हेलो बच्चों, आज से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का पर डे 10 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ में आने वाले बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसलिए पर डे ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लगभग इस यूनिट से हम लोग 300 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं ये मान रहा हूं कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट पढ़ चुके हैं। उस बेस पर आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 कैपेसिटर्स ऑफ 6 माइक्रोफैराडे कैपेसिटेंस आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम होल्डिंग अचीव्ड बाय देम। मतलब 6 माइक्रोफैराडे धारिता के 3 संधारित्र हैं, 3 गो कंडेंसर है 6 माइक्रोफैराडे का। उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगा। मतलब आपको बताना है कि इसके कारण मैक्सिमम और मिनिमम कितना धारिता होगा। तो आपको बढ़िया से पता होना चाहिए कि जब भी संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका धारिता घट जाता है और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता बढ़ जाता है। तो तीनों कंडेंसर को पहले हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ करके देखते हैं। 6 फैराडे का है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो श्रेणी क्रम में है तो जोड़ने का फॉर्मूला 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सबसे हमें न्यूनतम देगा। एलसीएम लेंगे 6, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/6 कैंसिल 1/2। 1/CS इक्वल टू 1/2, तो CS इक्वल टू कितना 2। जो न्यूनतम मिलेगा हमको वो 2 माइक्रोफैराडे का मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो ना एक बात, ज्यादा इतना 3-5 करने का कोई जरूरत तो नहीं था। हमको पता है कि हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराडे है और 3 है। तो हम ये भी पढ़े हैं कि जब भी इक्वल हो तो फॉर्मूला CS इक्वल टू C/N हो जाता है। एक का कितना है 6 और ऐसा ऐसा कौ गो है 3 गो, तो 3 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट दो, यहां से भी पता चल सकता है। तो सीरीज में जब हम किए तो 2 आ रहा है। अगर हम पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ाता है। पैरेलल में अगर रहे ऐसे, यही तीनों है तो 6 माइक्रोफैराडे के है तो डायरेक्ट जोड़ाता है। CP इक्वल टू फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3, 6 प्लस 6 प्लस 6 18 माइक्रोफैराडे। तो न्यूनतम 2 और अधिकतम कितना 18। देखो ऑप्शन कौन है, न्यूनतम 2 अधिकतम 18, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सी नंबर बबुआ इसका ऑप्शन होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। किसी को दिक्कत होगा तो बोल लेगा, और तुमको दिक्कत तबे हो सकता है जब तुम यूनिट के बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप यूनिट के बारे में जानते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। ये देखो, 2 प्रोटॉन के बीच विद्युत एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। इसमें से आपको बताना है कि विद्युत बल 2 गो अगर प्रोटॉन है तो उस दोनों प्रोटॉन पर चार्ज होते हैं। चार्ज के कारण जो बल लगते हैं विद्युत बल कहलाते हैं, और दोनों प्रोटॉन का अपना कुछ मास होता है। उस मास के कारण जो बल लगते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं। तो कह रहा है कि प्रोटॉन में 2 प्रोटॉन के बीच विद्युत बल और 2 प्रोटॉन के बीच विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, 2 गो प्रोटॉन है तो उसके बीच में जो ये विद्युत बल लगेगा और जो गुरुत्वीय बल लगेगा, इनका अनुपात क्या होगा, रेशियो। तो कुछ मैथमेटिकल कंक्लूजन करना पड़ेगा। आप देखते हैं कैसे इसका कंक्लूजन होगा। 2 गो बबुआ प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। आप इसको देखते हैं, देखो थोड़ा सा ध्यान से। 2 प्रोटॉन है, यहां पर भी प्रोटॉन है, यहां पर भी प्रोटॉन है। अब पूछ रहे हैं हमसे
कि जो विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात, तो देखो अनुपात पूछ रहा है तो क्लियर बात है कि अगर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात पूछ रहा है तो ऊपर में इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे में ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। यही दोनों का वैल्यू रख के हमको सोल्व करना है। 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹। अब चलो प्रोटॉन का बात है चार्ज का, तो एक प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दूसर का प्रोटॉन पर भी चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। भाई बीच का डिस्टेंस कुछ होगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का बड़ा वाला जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11। M1 प्रोटॉन का मास 1.67, 6 से रखते हैं इंटू 10⁻⁻27 kg। M2 का भी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻27 kg। अब आई आर स्क्वायर, यहां से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर सीधे कट गया, तो एफ ई बाई एफ जी, और कुछ कटने वाला है? देखो 1.6 से 1.6, सी भी 1.6 से 1.6 बच गया, ऊपर में 9 × 10⁻⁻19 -19 19 दूनी 38, 38 में से 9 घटा -29 डिवाइडेड बाई, ये देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻, -27 -27 -54 और एक 55 और 10 65 -65 हो जाएगा। अब यहां से पॉइंट हटाए एफ ई बाई एफ जी, यहां से पॉइंट हटाए तो ऊपर में 900 डिवाइडेड बाई 667 और गुना 10 के पावर, ये -29 और 65 नीचे से ऊपर गया +65 इक्वल टू, तो 900 में 667 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ इधर, और 10⁻⁻29 + 65, 65 में से 9 घटा, 5 में से 9 ये 15 हो जाएगा, 15 में से 9 घटा 6, ये बच जाएगा 5, 5 में से 2 घटा 3, यानी 10⁻36 के आसपास 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻36 के आसपास इन लोगों का रेशियो होगा, यानी 10⁻36 ये वाला ऑप्शन होगा। ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 10⁻36 ये होगा। अब ये बात को तुम समझो, सब में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुमसे पूछा है विद्युत बल और गुरुत्वीय बलों का रेशियो, अगर उल्टा करके पूछ देता गुरुत्वीय बल एवं विद्युत बल का अनुपात, तो बबुआ नीचे वाला डाटा ऊपर चला जाता, ये सब जो हम लोग किए हैं एफ जी बाई एफ ई बन जाता और सब वैल्यू रख के कैलकुलेट हुआ था। ये 2 प्रोटॉन के बीच में पूछा है, अगर तुमसे पूछ दिया जाए 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व तो करना पड़ेगा। अब याद करके सोचोगे कि रखे तो कितना याद करके रखोगे, ज्यादा याद कर तो कर नहीं सकते हो, इसलिए अपना मतलब आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या करना है। और बबुआ अगर तुम पढ़ा होगा यूनिट तब जाके ये सब समझ में आएगा। अब तुम सोचेगा कि बिना पढ़े आके क्वेश्चन लगा ले तो नहीं होगा, इस तरह से क्वेश्चन सेट नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन सब उसी स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर किया गया है जो यूनिट पढ़ा हुआ है। आओ अब देखो, 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, लो उस समय था 2 प्रोटॉनों के बीच, इस समय है 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच। 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन है? उस समय था 2 प्रोटॉन, अब की बार है 2 इलेक्ट्रॉन। वही बात फिर से करेंगे,
अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात, तो Fe/Fg, फॉर्मूला 2 कॉपी, फॉर्मूला विद्युत बल है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, नीचे में विद्युत बल Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, वैल्यू सब रखेंगे 9 इंटू 10⁻9, Q1 एगो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, दूसरा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू 6.67 गुना 10⁻11। अब किसी को वैल्यू नहीं याद होगा तो क्या वो बनाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, दूसरा इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही 9.1 इंटू 10⁻31 kg डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो Fe/Fg हो जाएगा। देखो देखो उधर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, -19 -19 -38 +9 -29 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻, -31 -31 -62 और -11 -63 है 1073, इतना। यहां से हमको समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट हटा, ऊपर में डबल जीरो चल गया, तो Fe/Fg बन जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 667, सॉरी 900 इंटू 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 91 इंटू 91 इंटू 10⁻। अब चलो देखो यहां से -73 नीचे से ऊपर गया, +73 यानी -29 और +73। इसको अगर हम आगे बढ़ाए तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, 16 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 900 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इतना से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग कैलकुलेटर को देख लेते हैं क्या आएगा। कैलकुलेटर देखो 9 में डबल जीरो से मल्टीप्लाई करना है 160 इंटू 160, तो आ गया वो कितना, Fe/Fg जो है 230,400 इंटू 10⁻, है देखो 13 में से 9 घटा 4, ये बच गया कितना 6, 6 में से 2 घटा 4, -44 होगा, -44 होगा, और इसमें हमको डिवाइड करना है कितना से, देख लो इधर 667 इंटू 91 इंटू 91 5523427। अब इसमें डिवाइड करते हैं तो Fe/Fg जो है ये लगभग लगभग आता है, सॉरी ये प्लस होगा, प्लस ना होगा, तो 230,400 डिवाइडेड बाई 5523427, लगभग लगभग 0.04, इस तरह से 0.04, इसके बाद में नंबर जो है इंटू 10⁻44, इस तरह से डाटा आ रहा है। तो अगर हम पॉइंट हटा दे तो 2 डिजिट नीचे में आ जाएगा,
या फिर हम अपना ऑप्शन यहीं पर देख लेते हैं कि क्या हम लोगों का ऑप्शन है। देखो 44 तो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए यहां से हम अगर 2 डिजिट को हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे में 2 डिजिट आएगा, तो 2 जीरो कटेगा तो कितना आ जाएगा 42। इसलिए जो हम लोग का आंसर होगा वो कितना होगा 42। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो विद्युत बल और गुरुत्वीय बल लगता है उनका रेशियो 10 टू के पावर लगभग 42 होता है। एग्जैक्ट तो नहीं है, कह सकते हैं लगभग। वैसे ही बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे एकदम वैसा ही है ये भी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच विद्युतीय एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है। तो इसको भी तुम लोग वैसे ही करोगे, एक जगह इलेक्ट्रॉन रखोगे, एक जगह प्रोटॉन, 2 कॉपी वैसा ही, केवल चेंजिंग होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास रखोगे और मास रख के कोशिश करोगे, चूंकि मास इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है इसलिए लगभग 39 आएगा, 39 के आसपास आएगा। वैसा ही डाटा रख के अपना सोल्व कर लेगा लोग। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दो मैथमेटिकल ये सब था, इसीलिए इतना लंबा लंबा प्रोसेस हो गया। 4 नंबर तक हो गया, 5 नंबर देखो। देखो कह रहा है वायु में स्थित स्थिर इकाई आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। इकाई आवेश का मतलब +1 कूलम, +1 कूलम चार्ज है। Q बराबर कितना +1 कूलम। बताओ अगर ये इकाई आवेश है तो इससे कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो सबको पता है गॉस थ्योरम कि टोटल विद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला 1/ε0 इंटू Q होता है। तो टोटल विद्युत फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 और Q की जगह पर कितना 1। ε0 नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ε1 लिखे चाहे ना लिखे, ε0 नीचे से ऊपर जाएगा तो ε0 का पावर -1 इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यही रहेगा। तो ε0 इनवर्स ये होगा। इसके आगे देखते हैं। अब कहीं पर 1/ε0 भी दिया रहता तो वही रहता, लिखने का भैया डाटा है। कहीं ε0 का वैल्यू दे दिया रहता तो उसको यूनिवर्स में करके देते। तो सब लिखने का अपना अपना तौर तरीका है, किसी भी तरीका से आप लिख सकते हैं। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्य अवस्था स्थिति में रहे। मतलब कह रहा है सबको पता है कि टॉर्क निकालने का, टाउ निकालने का फॉर्मूला P sin थीटा होता है। कह रहा है कि हई P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच हई कोण का वैल्यू कितना हो, ये कोण का वैल्यू कितना हो कि साम्य अवस्था में रहे, विद्युत द्विध्रुव जैसे है वैसे ही रहे। तो उसके लिए बबुआ कंडीशन ये होना चाहिए साम्य अवस्था के लिए कि बल आघूर्ण सबसे ज्यादा लगे लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं हो। एनर्जी कितना होना चाहिए 0, एनर्जी 0 होना चाहिए, तब ना वो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो एनर्जी 0 रखने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए बबुआ फॉर्मूला होता था -PE cos थीटा। तो वैसा करो कि U का वैल्यू 0 बन जाए, हाई मैक्सिमम हो जाए। तो सबको पता है कि साइन 90 का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है, यानी 90 डिग्री एंगल पर टॉर्क सबसे मैक्सिमम बन जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 करते हैं तो साइन 90 का वैल्यू पर एनर्जी सबसे 0 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी cos 90 का वैल्यू 0 और 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो 90 डिग्री वो एंगल है जिस एंगल पर टॉर्क सबसे मैक्सिमम होगा और एनर्जी 0 होगा, जैसे है वो वैसे ही रह जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कहीं है नहीं है, π/2, पाई का मतलब 180/2 है, मतलब 90 डिग्री। तो π/2 बउआ इसका आंसर होगा।
आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है। विद्युत तीव्रता के बारे में बउआ पूछ रहा है। तुमको दो बातें पता है कि अगर बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। अगर बिंदु आवेश नहीं है, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो तुम ये पढ़ा है कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है वेक्टर E और अंदर अगर आवेश रखा गया है कोई प्लस Q, ओकरा अंदर अगर आवेश रखा गया है प्लस Q, तो उस स्थिति में इस पे बल लगता है F = Q × E। तुमसे क्या कह रहा है? विद्युत तीव्रता। तो E = क्या हो जाएगा? F/E, सॉरी Q। E = फॉर्मूला F/Q। तो देखो E = फॉर्मूला F/Q ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा होगा। ये सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, अगर आए नहीं हुए हैं तो वो बात को ध्यान में रख के बनाया गया है कि अगला साल आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा। सिग्मा = क्या जानता है? Q/A। सिग्मा = बउआ फॉर्मूला Q/A होता है। जब सिग्मा = Q/A होता है तो बस यही तीन चीज होता था। एक लेमडा रेखीय आवेश घनत्व Q/A, एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, उसको हम जिससे मन करे लिख दे, आवेश बटा में आयतन। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा = Q/A। ऑप्शन ए होगा बउआ। किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है। सदिश के रूप में बउआ कूलम्ब का नियम, और बहुत सारा तरीका है सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम लिखने का, लेकिन हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r² होता है, सबको पता है। लेकिन सदिश पूछ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन है, साथ में ऊपर में क्या है? r कैप। और सबको पता है कि r कैप का फॉर्मूला होता है, सॉरी r कैप का फॉर्मूला होता है, कैप निकालना होता है वेक्टर r बटा में मोड ऑफ वेक्टर r। तो हम r कैप के जगह पर वेक्टर r अब बटा में मोड ऑफ वेक्टर r लिख दे तो कोनो दिक्कत? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r³ बन गया ये नीचे। तो इसका मतलब 1/4πε0 Q1 Q2, ऊपर में वेक्टर होना चाहिए तो नीचे में क्यूब होना चाहिए। ऊपर में वेक्टर नीचे में क्यूब, देख लो ये है। या तो R2 - R1 के फॉर्म में भी होना चाहिए। तो अलग अलग तरीका से लिखने का तरीका है। हम लोग जो डेरिवेशन किए थे उसमें तो 2-4 टाइप से लिखे थे, जिसमें से एक ये भी था, वेक्टर r बाई मोड ऑफ वेक्टर r³। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। दस नंबर, वायु के लिए पारावैद्युत सामर्थ्य होता है। देखो डाइलेक्ट्रिक पावर होगा। कैपेसिटी एंड कैपेसिटर में हम लोग देखे थे, किसी भी बॉडी पर जब हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज अपने पास तो रखता है, लेकिन उसका एक लिमिट है, क्षमता है। वो अपने पास 3 इंटू वो अपने पास बबुआ हम लोग देखे थे कि वो अपने पास 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम से ज्यादा या फिर वोल्ट पर मीटर से ज्यादा विद्युत क्षेत्र से अपने पास चार्ज को नहीं रख पाता था। उससे ज्यादा अगर जो विद्युत क्षेत्र हुआ सतह पर तो चार्ज पार्टिकल आयोनाइज हो करके चार्ज को उठाते जाएंगे और सरफेस से दूर भागते जाते थे। यह डाइलेक्ट्रिक पावर था कि किसी स्फेरिकल सरफेस पर उतना ही चार्ज दीजिए जिसके कारण मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो चार्ज आयोनाइज होकर के सरफेस से दूर जाने लगेगा। तो बबुआ आज के क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 10 नंबर से आगे क्वेश्चन की ओर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।